अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण संताजी घोरपड़े जैसा महान योद्धा मराठा साम्राज्य के लिए खोना बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। इस घटना के 4 साल बाद मराठा साम्राज्य के छत्रपति राजाराम महाराज की तबीयत लगातार भागदौड़ और मुगलों के साथ संघर्ष के कारण खराब हो गई। आखिरकार 3 मार्च 1700 को सिंहगढ़ में उनका निधन हो गया। राजाराम महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य लगभग खत्म होने की कगार पर था। पूरे भारत में केवल 2 ही ताकतें बची थी, मराठा और मुगलों की सल्तनत। औरंगजेब ने इस मौके का फायदा उठाकर मराठों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। मराठा साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़कर कुछ इलाकों तक ही रह गई थी। इसी मुश्किल समय में मराठा साम्राज्य की बागडोर राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने संभाली। दूसरी ओर औरंगजेब को लगा कि शिवाजी महाराज नहीं रहे, संभाजी महाराज को मैंने मार दिया और अब राजाराम महाराज भी नहीं रहे। ऐसे में एक अकेली औरत क्या कर सकती है? लेकिन ताराबाई को एक साधारण औरत समझना औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सेनापति हंबीरराव मोहिते की बेटी। उन्हें बचपन से ही युद्ध और राजनीति की कला सिखाई गई थी। उन्होंने हार नहीं मानी और धनाजी जाधव, उदाजी चौहान, चंद्रसेन जाधव, कान्होजी आंग्रे, बालाजी विश्वनाथ जैसे बहादुर सेनापतियों को एकजुट किया। भद्रकाली का अवतार लेकर उन्होंने हर हर महादेव के नारों के साथ मुगलों पर हमला बोल दिया। उन्होंने सिंहगढ़, राजगढ़, पनाला, पावनगढ़, बसंतगढ़ जैसे किलों को एक एक करके वापस जीत लिया। ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य एक बार मजबूत होने लगा। अब समय था मुगलों के गढ़ पर हमला करने का। संताजी घोरपड़े के मृत्यु के बाद मराठा सेना में एक ही नाम सबसे ज्यादा उभर कर आया, वो था धनाजी जाधव। अपने शौर्य के दम पर उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए गुजरात के नए दरवाजे खोल दिए। वे मराठा साम्राज्य के अगले सरसेनापति बने। सरसेनापति बनते ही धनाजी जाधव ने विदर्भ, नंदुरबार, त्रिचनापल्ली, गोलकोंडा, बीजापुर, मालवा जैसे मुगलों के इलाकों पर हमला कर उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उनकी इन जीत से मराठा सैनिकों का हौसला और भी बढ़ गया। अब धनाजी जाधव का अगला निशाना था गुजरात, क्योंकि उस समय गुजरात प्रांत मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर और समृद्ध राजा माना जाता था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने खुद के बेटे मोहम्मद आजम को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। इसलिए धनाजी जाधव ने अपनी 80,000 की मराठा फौज को इकट्ठा करके और हर हर महादेव की घोषणा देकर गुजरात पर चढ़ाई कर दी। जब इस बात की भनक गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान को लगी तो उसने मराठों को रोकने के लिए नजर अली खान, मोहम्मद बेग खान, सफदर खान बाबी, अली मर्दान खान, मोहम्मद फुर्दिल शेरानी जैसे नामचीन सरदारों को आदेश जारी किया। इसलिए मुगल सेना नर्मदा नदी पार करते हुए रतनपुर में जा पहुंची और सन 4 मार्च 1706 को मराठा सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध शुरू ही हुआ था कि मराठों ने अपनी सेना को पीछे खींच लिया। मराठों को यूं पीछे हटते देखकर मुगल सेना चौंक गई कि यह क्या हुआ। लगता है मराठे कमजोर पड़ गए। इसलिए मुगलों ने कुछ देर तक मराठों का पीछा किया। हमने काफिरों को भगा दिया, हमारी जीत हुई। ऐसा सोचकर मुगल सेना ने अल्लाह अकबर के नारे देकर जीत का जश्न मनाया। पर असल में मराठों ने मुगल सेना को मूर्ख बनाया, क्योंकि युद्ध तो सिर्फ बहाना था। मराठों को मुगल फौज का अंदाजा लगाना था, क्योंकि गुजरात की मुगल सेना का मराठों से पहली बार युद्ध में सामना होने वाला था। इसलिए मराठों का छापामार युद्ध समझना उनकी औकात से बाहर था। अब मुगल सेना बड़ी खुश होकर अपने ठिकाने रतनपुर में जा पहुंची और खाने पीने की तैयारी में लग गई। पर कुछ ही देर हुई थी कि मराठा घुड़सवार फिर से आए और मुगल सेना पर जोरदार हमला करके उनके ऊंट लेकर भाग गए। इससे मुगल सेना गुस्से से लाल हो गई और तंग आकर मराठों का पीछा करने लगी। अब मराठा आगे, मुगल पीछे। कुछ देर यह सिलसिला चलता ही रहा। एक तरीके से देखा जाए मराठे न चैन से बैठते और न ही मुगलों को बैठने देते। मराठे उन्हें पागलों की तरह दौड़ा रहे थे। मराठों का पीछा करते करते पूरी मुगल सेना पानी पानी हो चुकी थी। मुगलों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी मराठा सेनापति धनाजी जाधव ने अपनी चाल चली और 80,000 की फौज के साथ मुगलों पर चढ़ाई कर दी। इतनी बड़ी मराठा सेना अपने ऊपर आता देखकर मुगलों की टांगे कपकपाने लगी। मराठों के इस तूफान को रोकना अब असंभव था। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी तलवार से इतना भयंकर कत्लेआम मचाया कि नर्मदा का पानी कुछ समय तक रक्त से लाल हो गया। इस घमासान युद्ध में मराठों ने सफदर खान बाबी का लड़का मोहम्मद उस्मान समेत पूरी मुगल सेना को काटकर 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। खुद सफदर खान बाबी जख्मी होकर मराठों से अपनी जान की भीख मांगने लगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बुरा हाल मुगलों का रतनपुर के युद्ध में हुआ होगा। सफदर खान बाबी को ठिकाने लगाने के बाद कुछ ही दूरी पर मोहम्मद फुर्दिल शेरानी का ठिकाना था। मराठों ने उसे भी नहीं छोड़ा।
हर हर महादेव की ललकारें देकर उसकी सेना को जबरदस्त तोड़ने का काम शुरू हुआ। अपनी जान बचाने के लिए पुरदिल शेरानी नर्मदा नदी में कूद गया। पुरदिल शेरानी तो किसी तरह से जान बचाकर भाग गया, पर नजर अली खान और बाकी मुगल सेना का बचना असंभव था, क्योंकि मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो भी मुगल सैनिक मराठों के बीच में आते, मराठे उन्हें अल्लाह के पास पहुंचा देते थे। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों की खूनी तलवार से कट चुकी थी। भूख प्यास से त्रस्त मुगल सेना को पानी मिलना तक मुश्किल हो गया था। इसलिए पानी पीने के लिए मुगल सेना अपने लाव लश्कर पीछे छोड़कर नर्मदा की नदी तरफ भागने लगी। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने भागती हुई मुगल सेना का पीछा किया। शायद आज अल्लाह ने भी मुगलों का साथ देना छोड़ दिया था, क्योंकि मौत रूपी समुद्र ने अपना प्रकोप दिखाया। समुद्र के पानी का एक तेज बहाव नर्मदा नदी में घुसने के कारण नर्मदा में बाढ़ का रूप धारण कर लिया। मुगलों को भागने का तक का मौका नहीं मिला। नर्मदा के इस भयंकर बांध से हजारों मुगल सैनिकों को जल समाधि मिल गई, और जो भी इस बाढ़ से बच गए उन्हें मराठों ने कैद कर लिया। खुद नजर अली खान ने सरसेनापति जादव को पैर पकड़ लिए। अब बारी थी अब्दुल हमीद खान की, जो पूरी गुजरात की मुगल सल्तनत को चलाता था। यह अब्दुल हमीद इतना जालिम था कि उसके नाम से पूरा गुजरात कांप उठता था। रतनपुर में हुई मुगलों की हार की खबर सुनकर उसे गहरी चोट लगी, और उसने कसम खा ली कि मराठों का नामो निशान मिटा के रहेगा। इसलिए अगले ही दिन उसने एक से बढ़िया एक ताकतवर मुगल सैनिकों को इकट्ठा किया और अपने हजारों लश्कर लेकर वह अहमदाबाद से निकल पड़ा। हमीद खान अपनी तरफ आता देखकर मराठे सतर्क हुए और तुरंत नर्मदा नदी को पार करते हुए बाबा पियार के घाट पर जा पहुंचे, जहां पर हमीद खान अपना डेरा डाल के बैठा हुआ था। रात के एक घनघोर अंधेरे में आयासी में पड़े मुगल सेना पर मराठों की आंधी टूट पड़ी। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि आधे से ज्यादा मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। मध्य रात्रि से लेकर दोपहर तक मुगलों के कई ताकतवर स्वर काटे जा चुके थे। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। खुद गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान को मराठे घसीट कर ले गए। अब्दुल हमीद खान को पकड़ने के बाद पूरे गुजरात पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, जिसके बाद बड़ौदा, भरूच और अहमदाबाद जैसे मुगल इलाकों से मराठों ने 2 दिनों तक बेशकीमती खजाने जमा किए। युद्ध में पकड़े गए मुगल सैनिकों के शरीर के कपड़े चोरकर मराठों ने सब कुछ लूट लिया। सिर्फ अकेले हमीद खान से धनजी जादव ने 3 लाख रुपए वसूल किए। गुजरात के इस युद्ध में मराठों ने अपनी ताकत, धैर्य और रणनीति से मुगलों को ऐसा सबक सिखाया जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। धनाजी जादव की बहादुरी और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में साबित कर दिया कि मराठा साम्राज्य को मिटाना आसान नहीं था। औरंगजेब का सपना था मराठा के साम्राज्य को खत्म करना, लेकिन इस युद्ध के बाद उसे समझ आ गया कि मराठों का यह जलवा कभी बुझने वाला नहीं था। इतिहास गवाह है कि मुगलों के खिलाफ मराठों की यह जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक आगाज था। एक आगाज उस संघर्ष का जिसने मराठा साम्राज्य को फिर से शिखर पर पहुंचाया। हर हर महादेव की गूंज और मराठा तलवार की ये चमक ने साबित कर दिया मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो फिर ताकतवर होकर लौट आया था। क्या आप उस समय होते तो आप कैसे धनाजी जादव और महारानी तारारानी का साथ देते? हमें कमेंट में जरूर बताओ। आपका और आपके पूर्वजों का कुछ न कुछ तो रिश्ता शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से रहा ही होगा। भले ही आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे 32 साल की तारारानी ने औरंगजेब को इस मिट्टी में गाड़ दिया, जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।